हेलो, वेलकम टू इंडिया वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपीडी। ओपीडी पे आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, अपन जो है पढ़ रहे थे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज जो है एक सबसे बड़ा जो यूनिट मैं मानता हूं कि अंग्रेजी में जो चतुर्थ श्रेणी के अंदर दे रखा है, उसमें सबसे जो बड़ी यूनिट जो है वह यही है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। बड़ी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या है, टॉपिक ज्यादा दे रखे। बाकी सब में तो क्या है, एक टॉपिक है, जैसे टेंस है तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रश्न बनेगा, ठीक है। फिर दूसरी यूनिट उसमें आ जाएगा, फिर वापस अपने ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। इस प्रकार से उसमें पर्टिकुलर एक एक टॉपिक का नाम दे रखा है, तो उसको पढ़ने में तो दिक्कत नहीं होती है। ये बड़ा है क्योंकि इसमें टॉपिक भी जो है वो ज्यादा दे रखे हैं, लगभग 4 से लेकर 5 टॉपिक इसमें अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें टाइम भी अपने को थोड़ा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि पहले अपना डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़े, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े, कनेक्टिव पढ़ रहे हैं, फिर कुछ जो है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव संबंधित जो करेक्शन है सेंटेंस में, किस प्रकार से नाउन, अगर एडजेक्टिव की जगह पे नाउन दे रखा तो उसको किस प्रकार से जो है वापस एडवर्ब में चेंज करना है, किस प्रकार से एडजेक्टिव को नाउन में चेंज करना है, ये भी अपन जो है आगे देखेंगे। तो थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन ये 2-3 दिन में अपना पूरा हो जाएगा। इसके बाद में अपने क्या बचेगा, एक तो बचेगा पंक्चुएशन, विराम चिन्ह जो है उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, जैसे कहाँ पर कॉमा लगता है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगता है, सेमी कॉलम कहाँ पे आता है, क्वेश्चन मार्क किस प्रकार से यूज होता है। एक टॉपिक वो बचा है। इसके अलावा एक टॉपिक है साथियों अपना ट्रांसलेशन वाला। ट्रांसलेशन कौन सी है? ट्रांसलेशन में है साथियों हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इंग्लिश टू हिंदी, किसी भी प्रकार से वो पूछ सकता है। हिंदी में सेंटेंस देगा, उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता है, या इंग्लिश में सेंटेंस देगा, उसे हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए वो बोल सकता है। तो एक टॉपिक बचेगा ये, एक पंक्चुएशन वाला बचेगा, 2 टॉपिक ये बड़े रूप से बचेंगे। इसके बाद में साथियों जो है अपने एक टॉपिक है एंटोनियम्स और सिनोनियम्स, जैसे जिसमें विलोम शब्द और पर्यायवाची है। तो उसकी जो है पीडीएफ में बना दूंगा अभी 2-4 दिन में, और वो अपने को मिलेगी साथियों टेलीग्राम पे। जीजीडी के जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप सबको पता है, आप सब जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए तो इस टेलीग्राम में आप जुड़ जाए, जिसपे लगभग अपने 3,10,000 के आसपास सब्सक्राइब विद्यार्थी जो है उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। 3.12 के आसपास है ये। 3 लाख से ऊपर जीजीडी नाम से एक ही चैनल है, और सर का वो ट्रेडमार्क चैनल है, यानी कि ऑथेंटिक जो है वो चैनल है। बाकी बहुत सारे हैं ऐसे जो बने हुए हैं, वो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। एक जीजीडी प्रो नाम से हमारा और चैनल है, वो भी ऑथेंटिक है। तो इसमें जुड़ जाए। इसमें क्या करेंगे अपन, जो टॉपिक है, जैसे विलोम शब्द तो आप पढ़ा नहीं सकते, वो तो आपको याद ही करने हैं, पर्यायवाची आपको याद करना है, जो इंपॉर्टेंट होंगे कम मात्रा में दूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट दूंगा, ठीक है। तो वो इसमें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर ही अपन ओपीडी के अंदर, जैसे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा जो अपना चैनल है, इसमें ही अपने एमसीक्यूज की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज दोनों, ऑब्जेक्टिव भी आ जाएंगे इसमें, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे, और प्रीवियस ईयर में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, इस ओपीडी के अंदर भी अपन क्यूज स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? क्यूज। तो 2-4 प्रश्न इसके ऊपर भी आपको जो है मिलते रहेंगे, तो इससे जुड़ जाए। तो चलिए आज अपन देख लेते हैं, अपने जो लास्ट पढ़ रहे थे अपन कंजक्शन कनेक्टिव, इसको अपन आज समाप्त कर देंगे, इसको अपन आज फिनिश कर लेंगे। 3rd क्लास है इसकी आज, और इसमें ये बेसिक सी जानकारी है जो पूरी कर लेंगे। देखिए कंजक्शन आपको पूछे, कंजक्शन क्या पूछे, कंजक्शन पूछे कितने प्रकार के होते हैं, इसके अगर आपको टाइप्स पूछे, क्या पूछे? टाइप्स। तो इसके प्रकार होते हैं साथियों 2। कितने होते हैं? 2। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेट भी बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आ जाए तो भी एक ही बात। तो एक प्रकार तो हो गया ये, एक हो गया अपना ये। अब आप बोलोगे सर ये को रिलेटिव तो फिर अलग है, तो 3 होने चाहिए। तो कहीं कहीं पे आपको 3 भी पढ़ाए होंगे, लेकिन ऑथेंटिक बुक्स के इसके जो टाइप्स है वो 2 ही दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 2। क्योंकि को रिलेटिव कंजक्शन वे होते हैं जिसका यूज जो है वो पेयर में होता है, ग्रुप में होता है। और ये जो को रिलेटिव कंजक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है, इसी का ही एक
भाग है, ठीक है, तो ये उससे ही जुड़ा हुआ है। याद हो जाएगा। कोरिलेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, दोनों के आगे क्या आ रहा है, कोर शब्द आ रहा है, तो दोनों ही जो है आपस में जुड़े हुए हैं। सबऑर्डिनेटिंग की स्पेलिंग भी अलग है इससे, तो वो अलग है। तो टाइप्स इसके दो होते, देखिए कुछ ऐसे कंजक्शन होते हैं, योजक शब्द होते हैं जो जोड़े यानी कि पेयर्स में यूज होते हैं, और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियंस, जो वर्तमान समय के जो मॉडर्न ग्रामरियंस हैं, जो व्याकरणविद जो है, उनके अनुसार जोड़े में प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन को क्या कहते हैं, कोरिलेटिंग कंजक्शन कहते हैं। ये मैंने आपको कई बार बता दिया है कि किसमें प्रयुक्त होते हैं, ये पेयर्स में। तो जोड़े में जो कंजक्शन यूज होते हैं उसे बोलते हैं साथियों कोरिलेटिंग कंजक्शन। ये मूलतः कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी होते हैं। इंपोर्टेंट है, देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ही ये भाग है, ठीक है। इन्हें ही कोरिलेटिव कहा जाता है। क्या बोलता है, कोरिलेटिव, उसका ही ये भाग है। इसने क्या किया, मूल रूप से ये है, इसमें तो जोड़ दिए पेयर वाले, और बाकी जो बच्चे थे वो जोड़ लिए इसमें। है ये और ये दोनों एक ही है, क्या है, एक ही है। कुछ पेयर वाले इसमें भी है, लेकिन अगर आपको पूछे कि पेयर में जो है कौन से कंजक्शन यूज होते हैं, तो अपना आंसर होगा साथियों कोरिलेटिंग। कोरिलेटिंग ऑप्शन में नहीं है तो कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि दोनों एक ही बात है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में दोनों देगा भी नहीं वो, क्योंकि ये उसके अंदर ही ये शामिल है, इसका ही ये विस्तृत रूप है। देखिए इंपोर्टेंट कोरिलेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं, आइदर और, देखिए एक भाग ये एक ये, तो पेयर में यूज हो रहा है, दो भाग है, नाइदर नॉर, ठीक है। ये भी देखिए ये नेगेटिव के लिए यूज होता है, नाइदर नॉर, तो दो भाग हो गए। तो पेयर्स में यूज हो रहा है, ग्रुप में यूज हो रहा है, दो, यट, बोथ एंड, सच एज, सच दैट, सो या सो या एज, और उसके साथ में सुनर, ठीक है। सो हो सकता है या एज आ सकता है, ठीक है, और उसके साथ में क्या जुड़ा होगा, सुनर। देखिए सो एज सो हो सकता है, ठीक है, या सो दैट हो सकता है, ये डबल है यहां पे, ठीक है। स्कैसली के साथ में वैन आएगा, नॉट ओनली के साथ में बॉट ऑल्सो आएगा, नो नो देन यूज हो सकता है, नो देन भी देखिए पेयर, एक नो है एक देन है। वेदर के साथ में और आता है, और रादर के साथ में देन आता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट दोनों रहेंगे। तो सारे के सारे जितने भी यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, ये ग्रुप में यूज हो रहे हैं, पेयर्स यानी कि जोड़े में यूज हो रहे हैं, इसीलिए इनको कोरिलेटिंग कंजक्शन कहते हैं। कोरिलेटिंग मतलब आपस में रिलेट करते हैं, रिलेट का मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, नाम से पता चल रहा है, को रिलेट करना, एक दूसरे से क्या कर रही है, रिलेट करना। तो रिलेट किस मामले में रिलेट कर रहे हैं, कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिर्फ आइदर यूज करेंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा जब तक अपन और नहीं लगाएंगे। इसी तरह से अगर नॉट ओनली लिख दिया तो उसके साथ में अपन बट ऑल्सो नहीं लगाएंगे, तब तक उस सेंटेंस का जो है अर्थ पूरा नहीं निकलेगा। इसीलिए आपस में रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चले आगे, देखिए यूज ऑफ को रिलेटिंग कंजंक्शन, आइदर और, नाइदर नॉर, दोनों साथ में देखेंगे, ठीक है। यदि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो तो वर्ब का प्रयोग दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। ये अपन ने पढ़ा था, कहां पर पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किस प्रकार से पूछेगा, उसमें भी प्रश्न तो यही बनेगा कि करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। तो इसमें क्या होगा, उसमें खाली जगह दे रखी होगी, चार ऑप्शन में कोई भी वर्ब होगी, उसमें से आपको गलत जो यहाँ पे जो खाली जगह है उसमें कौन सी वर्ब सही है वो यहाँ पर फिल करनी है। तो इनमें क्या होता है साथियों, आइदर और नाइदर नॉर में दो सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं, दो। एक जैसे मान लीजिए राम, यहाँ पे आइदर लिख दीजिए, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, ठीक है ना, आइदर राम और हिज फ्रेंड, यहाँ पे खाली जगह होगी। मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे एक बार आपको लेके जा रहा हूं, ठीक है ना। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स अब्सेंट मतलब अनुपस्थित थे। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको दे दिया इज और आर, तो आप इसमें क्या देखोगे कि राम और हिज फ्रेंड्स, तो इसमें क्या आएगा बताइए, तो इसमें आएगा साथियों आर आएगा, क्या आएगा, आर, ठीक है।
अगर मैं इसको इस प्रकार से कर दूं कि आइदर राम, और क्यों आया यहाँ पे आर, तो देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ है और फ्रेंड्स मतलब एक से ज्यादा दोस्त की बात हो रही है, इसलिए अपन ने यहाँ पर आर किया। आइदर और नाइदर नॉर के साथ में जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, एक हो गया राम, दूसरा हो गया इज फ्रेंड, दो सब्जेक्ट हो गए, तो पिछले वाले जो दूसरा वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आती है, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आई। अगर यहाँ पे हिज फ्रेंड की जगह पे मैं यहाँ पर लिख दूं श्याम, तो फिर यहाँ पर आर नहीं आएगा, फिर यहाँ पर ई आएगा। फिर आप क्या सोचोगे कि एक तो राम की बात हो रही है और श्याम की बात हो रही है, मतलब दो हो गए, राम और श्याम दो व्यक्ति हो गए। तो ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं कि यहाँ पर भर देंगे सीधा आर, या फिर ऑप्शन में होगा वर्ब, तो ये गलत हो जाएगा। या फिर इसमें ई जाएगा, ईज नहीं होगा तो ऑप्शन में वॉज होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि अपने को पीछे वाला सब्जेक्ट देखना है। वह सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। उसी तरह से जो है इसमें भी कंजक्शन में भी इसका यूज करना है। देखिए इसमें क्या होता है, दो सब्जेक्ट जब जुड़े होंगे तो आइडर का यूज हमेशा पहले होगा। देखिए दोनों सब्जेक्ट अगर अलग अलग है, राम और हिज फ्रेंड, राम और श्याम दोनों अलग अलग है, इसीलिए आइदर का यूज इसमें पहले होगा। देखिए आइदर यू और योर ब्रदर हैज डन इट, तो सबसे पहले आइदर ये हो गया अपना पहला सब्जेक्ट, योर ब्रदर हो गया अपना दूसरा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे खाली जगह दे रखी होगी तो इसमें क्या आएगा, हैज आएगा, क्योंकि उसके भाई की बात हो रही है। यहाँ पर अगर होता कि आइदर यू और योर ब्रदर्स होता अगर यहाँ पर, तो फिर अपन यहाँ पर हैज नहीं करके यहाँ पे क्या कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वह बहुवचन हो जाता है एक से ज्यादा, तो फिर अपन हैव कर देते। लेकिन ब्रदर लिखा हुआ है, ब्रदर का मतलब तो भाई है, प्लूरल नहीं हो सकता, सिंगल, उसके एक ही भाई होगा उसका, तो यहाँ पर है जाएगा। कंजक्शन में आपको किस प्रकार से पूछेगा, कंजक्शन में इसका आइदर का यूज जो है अलग जगह पे दे रखा होगा, यू यहां पर आइदर दे रखा होगा, यू आइदर और योर ब्रदर, इस प्रकार से दे सकता है। तो इसको अगर आपको सेंटेंस में जो है करेक्शन के लिए बोल सकता है कि इसमें कहां पर गलती है, उसको करेक्शन कीजिए। तो अपने को पता है दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, तो आइदर का यूज हमेशा बीच में नहीं होगा, इसका यूज हमेशा बिगिनिंग में होगा, पहले होगा। इस प्रकार से थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए नाइदर योर ब्रदर नॉर यू हैव डन इट, तो देखिए यहाँ पे देखिए नाइदर के बाद में योर ब्रदर और यहाँ पे यू है, और यू के साथ में सिंगुलर वर्ब नहीं आती, यू इज कभी नहीं होता, क्या यू इज, यू क्या होता है, यू आर होता है, हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, इसीलिए यहाँ पर हैव का यूज हुआ। इस यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव आई डन इट। ये यहां तक ही सेंटेंस है, ये सेंटेंस, ये वाला जो सेंटेंस है साथियों, ये अपना होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ध्यान रखना। ये अपना पहला वाक्य, ये दूसरा, ये तीसरा वाक्य है, सी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लिबेरियस, वह न तो इंटेलिजेंट है, न ही वह परिश्रमी है, मेहनती है। देखिए अब यहां पर देखिए नाइदर का यूज कहां पे हुआ है, स्टार्टिंग में हुआ, आइदर का यूज कहां पे हुआ है, बिगिनिंग में हुआ। क्यों, ये अलग है, उसका भाई अलग है। इसमें भी देखिए योर ब्रदर और यू, तो दोनों व्यक्ति अलग है, तुम और तुम्हारा भाई, दो व्यक्ति है, दोनों अलग अलग है। अब यहाँ पे देखिए पहले सी आ गया, फिर इज आ गया, यहाँ बीच में आ गया नाइदर, सी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लिबेरियस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए आप अलग अलग ना होकर के एक ही सब्जेक्ट है, वो है यू, सॉरी सी, एक ही सब्जेक्ट है, इसके अलावा उसका भाई बहन कुछ भी दे नहीं रखा, दोस्त वोस्त। तो इसी लड़की की बात है कि वह न तो इंटेलिजेंट है और न ही वह मेहनती है। तो ध्यान रखना, जब एक ही व्यक्ति की बात हो रही होगी तो इसमें क्या होगा कि ये जो नाइदर नॉर का यूज होगा ये बीच में होगा, कहां पर होगा, बीच में होगा इसके, ठीक है। तो सी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लिबेरियस, ये सी के साथ में यहाँ पर सिंगुलर इज का यूज किया गया है। ये तो सिंपल सी बात है, सी के साथ में वैसे ही इज ही आता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो इसी प्रकार की मिस्टेक करेगा, इस आइदर को या तो आगे कर देगा, नाइदर को आगे कर देगा, या कहीं ना कहीं बीच में कर देगा। तो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है तो हमेशा बिगिनिंग में आएगा। एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो वहां पर जो है इसका यूज वर्ब के बाद में आएगा, ये वर्ब के बाद में आएगा, ठीक है। और इस प्रकार से भी नहीं आ सकता, ये देखिए आइदर और नाइदर नॉर, इनका यूज जो आएगा ना, तो यहाँ पे कुछ लिखा होगा, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, ऐसे नहीं कि पेयर का जो यूज है वो दोनों एक साथ में आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सी इज नाइदर नॉर इंटेलिजेंट
नाइदर नॉर इंटेलिजेंट लिबेरियस, तो ये गलत हो जाएगा। नाइदर नॉर हो या आइदर और हो, दोनों एक साथ में मतलब आसपास में यूज नहीं हो सकते, इनके बीच में कोई ना कोई वर्ड का होना जरूरी है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से भी वो एरर करके आपको दे सकता है। चतुर्थ श्रेणी में ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, इसी लेवल के पूछेगा। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चौथा यहां पर है, ठीक है। आई कैन नाइदर रीड नॉर राइट फ्रेंच, तो एक ही व्यक्ति की बात है, एक ही सब्जेक्ट है, इसमें आई ये दे रखा है, तो आई कैन नाइदर रीड, ना तो मैं पढ़ सकता नॉर राइट फ्रेंच, ना ही मैं जो है फ्रेंच लिख सकता, तो उसे फ्रांस बोलनी भी नहीं आती, सॉरी पढ़नी भी नहीं आती और उसे लिखनी भी नहीं आती। इसीलिए देखिए नाइदर नॉर का यूज जो है वो वाक्य के बीच में हुआ, देखिए, लेकिन इनके बीच में एक वर्ड वर्ब दे रखी है, दोनों जो है नाइदर नॉर आइदर और एक जगह पे यूज, एक साथ में यूज नहीं हो सकते, ठीक है। देखिए शी हैज नाइदर रिटन टू मी नॉर स्पोकन टू मी, उससे न तो मुझसे, न तो उसने मुझे कुछ लिखा है खत या कुछ भी, और न ही उससे मुझसे अब तक बात की है। तो देखिए सी हैज नाइदर रिटन टू मी नॉर स्पोकन टू मी। अब यहाँ पे देखिए सी है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज होगी। अगर यहाँ पे प्लूरल वर्ब होता तो अपन हैज की जगह पे कर देते है। यहाँ पर ये पांचवा सेंटेंस है, ठीक है। नाइदर हर मदर, अब देखिए वापस नाइदर पहले आ गया, नाइदर हर मदर नॉर हर सिस्टर मेट मी। तो देखिए यहाँ पे देखिए हर मदर एक सब्जेक्ट हो गया और ये हर सिस्टर जो है ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। तो दो सब्जेक्ट होते ही अब नाइदर का यूज स्टार्टिंग में यानी कि बिगिनिंग में आ जाएगा। ये यहाँ पर छठा वाक्य, सी इज आइदर मैड और सैड। देखिए वह या तो मैड है और या फिर वह सैड है, उदास है, ठीक है, पागल, मैड। तो आइदर और इसका वापस बीच में आ गया। यहाँ पे देखिए बिगिनिंग में आया नाइदर, यहाँ पर वापस आइदर का यूज, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट और सी के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। इस प्रकार से दे रखा होगा, अगर यहाँ पे वर्ब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आ जाए तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आ जाएगी। एक ही सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग ही आएगी, दो सब्जेक्ट होंगे तो फिर किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आ रहा होगा। वापस एक बार, अगर एक सब्जेक्ट दे रखा होगा, एक सब्जेक्ट, तो वर्ब, तो ये जो वर्ब है अपनी ये इसी के अकॉर्डिंग आएगी कि सब्जेक्ट एक ही, अब सी है तो इजी आएगा, आप तो कर नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्ट एक है। जैसे सब्जेक्ट दो हो गया, अब यहाँ पे देखिए इस वाले में देखिए हर मदर और हर सिस्टर, यहाँ पर अब दो हो गए, तो यहाँ पे जो अपन वर्ब यूज करेंगे वो भी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो यानी कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगी। अब सेकंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी, सेकंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो अपनी वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। ये अपने को ध्यान रखना है, एस एस पी पी वाला फॉर्मूला, एस एस पी पी वाला फॉर्मूला। सी इज नाइदर मैड नॉर सैड, ठीक है, ये वही वाक्य डबल हो गया, रिपीट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चले आगे, ऊपर के सेंटेंस का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि आइदर और, या तो ये नाइदर नॉर, ना ही दोनों में से कोई नहीं के बाद प्रयुक्त वर्ड्स में प्रॉपर बैलेंस और इक्वलिटी को मेंटेन करना अनिवार्य है, जैसा कि पोजीशन ऑफ कोरिलेटिंग आर्टिकल 5 में बताया गया है। यही नियम बोथ एंड और नॉट ओनली बट आल्सो पर भी लागू होता है। देखिए ये चार जो है ये सेम यूज होते हैं। कौन कौन से चार कंजक्शन है, नॉट ओनली बट आल्सो, ये चार इंपोर्टेंट है, प्रश्न भी ज्यादातर इसी में से बनता है। इसके ये जो अभी पढ़ा नियम इन चारों पे ही लागू वैसे होता है। सी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड लिबेरियस, ये कैसा हो गया आपका, गलत हो गया। सी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड लिबेरियस ये हो गया सही। अब बताइए मिस्टेक क्यों होगी, इसी तरह से देगा, ये सेंटेंस आपको देगा क्योंकि अपने करेक्शन ऑफ सेंटेंस ही पूछेगा, तो ये सेंटेंस गलत है, फिर वो बताएगा एंटर मार्क करके कि ये मिस्टेक है इसमें, तो कहां पर है और कौन सा वर्ड जो है वो एरर है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहले बोथ का यूज किया, इसके बाद यहाँ पर इज लगा दिया, ये यहाँ पर मिस्टेक है। सी के जस्ट पहले यहाँ पर वर्ब आएगी, उसके बाद बोथ का यूज होगा, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है।
पहले जो सब्जेक्ट है वो उसके जस्ट बाद में वर्ब आएगी, फिर बोथ का यूज आएगा। ऐसा नहीं कि सी बोथ इज इंटेलिजेंट एंड लिबेरियस, ये गलत हो जाएगा। इससे पहले भी देखिए, वापस आइए, ये भी अपन ने ऐसे ही किया था। तो देखिए सी इज लगाया, फिर नाइदर का यूज किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी इज, फिर नाइदर, फिर दूसरा सब्जेक्ट और फिर और का यूज किया। तो सी जस्ट सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अपने को इज, एम, आर जो भी वर्ब दे रखे वो लगानी है, फिर अपने को जो है आगे कंजक्शन जोड़ना है। अगर पहले अपने यहाँ पे डायरेक्ट कंजक्शन जोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा, जब तक अपन यहाँ पर वर्ब यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी बना सकते। देखिए सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लिबेरियस, ठीक है। इस प्रकार से भी इसे बना सकते हो। ये भी सेंटेंस अपना बिल्कुल करेक्ट है। अगर अपन इस वर्ब को यहां से हटा के मैं यहाँ पे इज लगा दूं तो फिर ये सेंटेंस अपना रॉन्ग हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चले आगे। वेदर और इसके साथ में ये ध्यान रखना, इसमें तो आपको ऐसे ही पूछेगा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब इसमें सिंपल सा प्रश्न पूछेगा, वेदर दे रखा होगा, पीछे आपको नॉट दे देगा या एंड दे देगा, बट दे देगा। तो सीधा सिंपल फंडा है, इसमें याद रखना है कि वेदर दे रखा है तो उसके साथ में हमेशा और का ही यूज होता है। वेदर का अर्थ होता है कि नहीं या नहीं, इसलिए वेदर के बाद और, नो या और, नॉट का प्रयोग होता है। जैसे देखिए आई डोंट नो वेदर आ गया, सी विल पास और नॉट, मतलब इसके साथ में हमेशा और का यूज होता है, और के साथ बाद में जो है नो आ सकता है या फिर नॉट आ सकता है। वेदर के साथ में ऐसा नहीं हो सकता है, ये ऐसे नहीं कर सकते। वेदर लिख दिया और वेदर के साथ में अपन ने नॉर कर दिया, ये नहीं होगा, ठीक है। वेदर के साथ में हमेशा और आएगा और इस और के साथ में नॉट आ सकता है या फिर नो आ सकता है। ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला गलत होगा, ठीक है। आई डाउट वेदर ही विल सपोर्ट मी और नॉट, इसमें भी देखिए वेदर, फिर ही विल सपोर्ट मी और नॉट। तो वेदर के साथ में किसका यूज होता है, वेदर के साथ में हमेशा और आता है, और के बाद में अपन नो या नॉट का यूज कर सकते हैं। वेदर ही विल कम और नॉट इज डाउटफुल, वह आएगा कि नहीं या नहीं, ये डाउटफुल है, संदेहास्पद है। तो यहाँ पे वेदर पहले आ गया, यहाँ पर और नॉट आ गया, यहाँ पर भी वेदर पहले, और यहाँ वेदर यू टॉक टू मी और नॉट इट डजेंट मैटर, तुम मुझसे बात करते हो कि नहीं या नहीं करते, इट डजेंट मैटर, मेरे लिए यह महत्व नहीं रखता है। तो यहाँ पे भी देखिए और नॉट का, अब वेदर का भी यूज है, वो देखिए बीच में भी हो सकता है यहाँ पर और आगे भी हो सकता है। सो एज कौन सा है, सो एज और एज। वेदर और का जो यूज है, इसके देखिए वेदर के जस्ट बाद में भी आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे सी दे रखा है, वेदर के बाद में यहाँ ही दे रखा है, यहाँ पे यू दे रखा है। तो अगर आई डोंट नो, आई डाउट, इस प्रकार के अगर शब्द हैं कि भाई मैं नहीं जानता, मुझे संदेह है, ठीक है, इस प्रकार के वर्ड होंगे तो ज्यादातर सेंस में वेदर का यूज बीच में होगा, और सीधा सब्जेक्ट दे रखा है तो वेदर का यूज जो है बिगिनिंग में होगा, स्टार्ट में होगा। देखिए सो एज, एज, सो एज का यूज करो, या फिर एज का जो प्रयोग है वो प्राय नेगेटिव सेंस में होता है, नकारात्मक अर्थ में होता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में, सॉरी अफर्मेटिव सेंस में यूज होता है। मतलब नेगेटिव सेंस में भी होता है और अफर्मेटिव सेंस में, नेगेटिव अर्थ में होगा या फिर अफर्मेटिव सेंस में उसका यूज होता है। देखिए
तुमुल इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। तो सेंटेंस देखिए कौन सा है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य जिसमें कोई नेगेटिव नॉट वॉट ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो तुमुल इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। तो तुमुल भी उतना ही इंटेलिजेंट है जितना उसका भाई इंटेलिजेंट है। दोनों में क्या किया गया है, तुलना की गई है कि तुमुल इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। तुमुल भी जो है अपने भाई की तरह ही होशियार है, मतलब दोनों बराबर ही इंटेलिजेंट है, इक्वल रैंक के। तो कौन सी डिग्री हो गई बताइए, ये डिग्री अपन ने पढ़ी थी, बताइए कौन सी डिग्री। एज एज आता ही आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सी ये डिग्री है, कमेंट करके मेरे को बताना है। पॉजिटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है। तो एज एज से हो गया। विपुल इज एज वाइज एज हिज एल्डर ब्रदर। तो विपुल जो है उतना ही बुद्धिमान है जितना कि उसका बड़ा भाई है। एल्डर मतलब बड़ा भाई। तो ये देखिए अफर्मेटिव सेंस में हो रही है, किसके सेंस में हो रही है, अफर्मेटिव सकारात्मक, किसके अर्थ में, सकारात्मकता के अर्थ में। सोनी इज नॉट, तो नॉट आ गया मतलब ये नकारात्मक अर्थ रखेगा। देखिए ये नेगेटिव अर्थ सेंस में भी यूज होता है और अफर्मेटिव में भी होता है। तो कैसे पहचानना है, अगर नेगेटिव अर्थ दे रखा है नकारात्मक जिसमें नॉट का यूज हो रहा है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव अर्थ वाइब दे रहा है तो अफर्मेटिव यूज है, सीधा सिंपल। तो सोनी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर। सोनी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर। सोनी उतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी कि उसकी मदर है। तो जब दोनों बराबर है, इक्वल रैंक के हैं, तो वो अफर्मेटिव हो गया। नॉट का यूज हो गया और दोनों में से एक को ज्यादा महत्व दिया गया, एक को कम दिया गया, तो वहां पर नेगेटिव अर्थ हो गया। तो ये नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए दोनों बुद्धिमान थे, दोनों यहाँ पर इंटेलिजेंट थे, लेकिन यहाँ पर जो है उसकी मदर को उससे ज्यादा ब्यूटीफुल जो है, सुंदर बताया गया है। नीलू इज नॉट सो वाइज एज हर एल्डर सिस्टर। नीलू उतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी कि उसकी बड़ी बहन है। तो यहाँ पर भी देखिए नीलू को कम बुद्धिमान बताया गया, उसकी बहन को ज्यादा बुद्धिमान बताया गया है। जब दोनों को एक दूसरे से अलग बताया गया, एक को कम एक को ज्यादा, तो नेगेटिव सेंस, दोनों को बराबर तो पॉजिटिव सेंस। एक और बात अपन याद रख सकते हैं कि पॉजिटिव जो सेंस होगा ज्यादातर उसमें एज एज का यूज होगा और नेगेटिव होगा वहां पे सो एज का यूज होगा ज्यादातर सेंस में, ठीक है। देखिए यहाँ पे एज एज, यहाँ पर भी एज एज, यहाँ पे देखिए नॉट आ गया तो यहाँ पे सो आ गया, फिर अपन ने सो एज नहीं किया। ये एक मोटे रूप से आपको क्लू दे रहा हूं मैं, ठीक है। सो एज भाई, यहाँ पे भी देखिए नो के बाद में सो एज का यूज हुआ है। और इसमें भी पेयर है, तो ये पेयर वाले भी वर्ड एक साथ में यूज नहीं हो सकते। जैसे कि देखिए एज यहाँ पर और इसके बाद में एज एज इस प्रकार से नहीं लिख सकते अपन। सो एज दोनों बीच में कोई ना कोई वर्ड होना इनके भी जरूरी है। और इसमें पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी, ये भी आपको याद रखना है। चले आगे। ऑल दो या फिर दो उसके बाद में होगा, या तो ऑल दो लिखा होगा या फिर दो लिखा होगा, उसके बाद में होगा यट, ठीक है। ऑल दो, दो के बाद यट का प्रयोग होता है, इसके बाद बट का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इसके बाद में किसका, यहाँ पर जो है यट के स्थान पर यहाँ पर बट जो है अपन नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना। ऑल दो का अर्थ यद्यपि है, क्या होता है, यद्यपि। और यट का अर्थ तथापि। इसके साथ प्रयुक्त क्लोज के अंत में कॉमा का प्रयोग करने पर यट देना आवश्यक नहीं है। अगर अपन क्लोज, जो भी क्लोज जहां समाप्त हो रहा वहां अपन ने कॉमा लगा दिया इस प्रकार से, तो फिर अपने को यट जो है ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। या तो कॉमा लगा दीजिए या यट लगा दीजिए। कॉमा लगाकर भी दे सकता है वाक्य में कि इस कॉमा के स्थान पर कौन सा जो है कंजंक्शन यूज होगा, तो कॉमा की जगह पर अपने दिमाग में आ जाएगा कि यहां पर यट आएगा। क्या आएगा, यट। बट का मतलब होता है परंतु और यट का मतलब होता है तथापि। क्या होता है, तथापि, ठीक है। ऑल दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। देखिए यद्यपि वह गरीब है तथापि वह ऑनेस्ट है, ईमानदार है। गरीब है फिर भी वह ऑनेस्ट है। अब ऑनेस्ट के साथ में कौन सा आर्टिकल आएगा ये बताइए। आर्टिकल अपन ने पढ़े थे ए एन द का प्रयोग, इसमें ए आएगा, एन आएगा, डी आएगा या एक्स आएगा, बताइए कमेंट करके मेरे को बताना। यहाँ पे जो है खाली जगह होगी, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा। पढ़ा होगा आपने, पढ़ लिया अपन ने, ये कब तक पढ़ लिया, ठीक है। ऑल दो ही इज पुअर इज ऑनेस्ट, ये तो अपन ने पढ़ लिया। हाँ वही है, लेकिन देखिए यहाँ पर
यट हटाकर यहाँ पे क्या लगा दिया, कॉमा। तो इस प्रकार से लिखोगे तो ये भी अपना सेंटेंस सही है और ये भी सेंटेंस अपना सही है। आपको एग्जाम में इस प्रकार से दे सकता है, यहाँ पर कॉमा लगा के दे सकता है और पूछ सकता है कि इस कॉमा की जगह पे अपन कौन सा आर्टिकल यूज, सॉरी कंजक्शन यूज कर सकते हैं। आर्टिकल हो गया इसलिए दिमाग में आर्टिकल ही आ रहा है, तो यहाँ पर यट आ सकता है। इस कॉमा को हटा के अपन यट से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। ऑल दो ही वॉज फाउंड गिल्टी, ठीक है, ऑल दो ही वॉज फाउंड गिल्टी येट ही वॉज नॉट अरेस्टेड। उससे जो है गिल्टी फील हो रहा है, फिर भी उसे जो है अरेस्ट नहीं किया गया, मतलब उसने क्राइम किया, स्टिल ही उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ऑल दो ही वॉज नॉट फाउंड, ऑल दो ही वॉज फाउंड गिल्टी ही वॉज नॉट अरेस्टेड, ये का ये सेंटेंस वापस यूज किया गया है, सिर्फ इस यट को हटाकर यहाँ पर जो है कॉमा लगाया गया है। तो ऑल दो के बाद में यट का यूज होगा, बट का यूज कभी नहीं होगा। आपको एग्जाम में देगा वो यहाँ पर बट लगा के देगा और फिर पूछेगा कि एरर, दो इस प्रकार से देगा, दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, तो आप ढूंढोगे कि इसमें क्या एरर है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑल दो और दो के साथ में जो है बट का यूज नहीं होता है, इसी प्रकार से प्रश्न वहां पर बनेगा, इसके साथ में यट आता है, ठीक है। अदर रादर देन, देखिए अदर देन हो सकता है, या तो क्या होगा अदर देन इस प्रकार से होगा, या होगा रादर देन, ठीक है। अदर रादर के बाद देन का प्रयोग होता है, इनके साथ भूल से भी बट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अदर बट रादर बट का यूज नहीं होता। देन में भी ध्यान रखना, ये वाला देन आएगा जो तुलना के सेंस में यूज होता है, कभी कभी इसमें इस प्रकार से दे देता है, तो ध्यान रखना ये गलत है, इसको रिप्लेस करना है। अगर इस प्रकार से दे दे देन तो भी ध्यान रखना कि ये गलत है, ई नहीं आता है, उसमें ए होना चाहिए, क्योंकि ये देन समय को बताता है, ये तुलनात्मक रूप से यूज होता है। आई हैव नो अदर हॉबी बट दैट ऑफ कलेक्टिंग स्टाफ, मेरी और कोई हॉबी नहीं है बट कलेक्टिंग स्टाफ को जो है कलेक्ट करना मेरी हॉबी है। आई हैव नो अदर हॉबी देन दैट ऑफ कलेक्टिंग स्टाम्प, पहले वाला जो वाक्य है वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए देन का यूज हुआ है, यहाँ पर बट का यूज हुआ है। एक मिनट, ना एक कॉल है। ठीक है, देखिए तो देखिए यहाँ पे अदर का यूज हुआ, यहाँ पर अदर का यूज हुआ, यहाँ पर भी अदर का यूज हुआ, लेकिन देखिए अदर के साथ में यहाँ पे देन आता है, क्या आता है देन, यहाँ पे बट जो है वह यूज नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए अदर देन हो सकता है, अदर की जगह पे यहाँ पे अपन इसको हटा के अपन क्या कर सकते हैं, रादर भी कर सकते हैं। तो अदर के बाद में बट का यूज कभी नहीं होता। मान लीजिए एग्जाम में वैसे भी अपने को करेक्शन ही पूछेगा कि भाई गलती दे रखी होगी, उसमें करेक्शन करना है कि कौन सा इसको सही करना है, ये एग्जाम में दे दिया तो अपने को यहाँ पर अगर पता है कि अदर के साथ में रादर के साथ में बट का यूज नहीं होता है, इसके साथ में क्या आता है देन, तो ऑप्शन में देन होगा, उसको अपने को टिक करना है। तो समझ में आ गया, अदर के साथ में देन का यूज होता है, रादर के साथ में भी देन का ही यूज होता है, बट का यूज इसमें नहीं होता है। तो ये हो जाएगा अपना ट्रू और ये हो जाएगा अपना गलत। आई हैव नो अदर हॉबी दैट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प, मेरी अन्य कोई हॉबी नहीं है, बल्कि मेरी हॉबी क्या है, उसकी हॉबी है कलेक्टिंग स्टैम्प को जो है कलेक्ट करना। डॉक्टर सिंह हैज नो अदर ऑप्शन, अदर आ गया ऑप्शन बट गलत हो गया क्योंकि अदर के साथ में बट नहीं आ सकता। देखिए डॉक्टर सिंह हैज नो अदर ऑप्शन देन, अब देन आ गया तो ये करेक्ट होगा, दैट ऑफ गोइंग टू अमेरिका, उसकी
उसके पास अन्य कोई ऑप्शन नहीं है डॉक्टर सिंह के पास अमेरिका जाने के सिवाय। तो ये तो गलत हो गया, ये हो गया अपना सही, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी अदर दे रखा है, यहाँ पर भी अदर दे रखा है, इसके साथ में बट नहीं आता है और इसके साथ में आता है देन। इसके अदर के स्थान पर रादर भी वो दे सकता है, रादर हो या अदर हो उसके साथ में, दोनों के साथ में ही देन आएगा, बट नहीं आएगा। आई वुड रादर डाई बट बैग, ये भी गलत हो गया, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, रादर, रादर के बाद में बट नहीं आ सकता। ठीक है, अदर वाले ये चारों जो पढ़े अपन ने यहाँ तक, ये अदर से थे, नीचे वाला जो है ये रादर वाला है। आई वुड रादर डाई देन बैग, अब यहाँ बैग है तो ये ट्रू है। आई वुड रादर के बाद में बट आ गया, ये गलत है। रादर के बाद में देन आ गया, ये सही है। आई वुड रादर डाई देन बैग, मैं मांगने से ज्यादा जो है मरना प्रीफर करूंगा। ठीक है, मांगने से ज्यादा अच्छा है कि मैं मर जाऊं। आई वुड रादर ब्रेक बट बो, आई वुड रादर ब्रेक बट बो। ठीक है, ये वही है, वैसा क्या वैसा ही कि मैं झुकने से ज्यादा जो है मरना पसंद करूंगा। रादर के बाद में क्या आएगा, बट। और इसमें एक बात और है जो आपको इंपोर्टेंट है, वैसे मैं बता देता हूँ मोटे रूप से, वैसे सही नहीं है लेकिन जुगाड़ के रूप में आपके काम आ जाएगी। जब रादर का यूज होता है ना, कौन सा यूज, रादर का, तो इसके साथ में हमेशा वुड लिखा होता है। ज्यादातर केस में आप देख लेना, 99% केस में क्या होता है, वुड रादर का यूज होता है। किसका यूज होता है, वुड रादर का यूज होता है। चतुर्थ श्रेणी में लगभग इस प्रकार से ही प्रश्न बनेगा। तो वुड रादर का यूज होता है, वुड रादर के बाद में क्या आता है, देन। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो। वैसे तो अदर के बाद में देन आता है, रादर के बाद में, लेकिन रादर के साथ में ज्यादातर आपको देखना वाक्य में वुड लिखा हुआ मिलेगा। तो वुड लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे वो आपको अदर करके दे दे तो समझ जाना कि ये गलत है। अदर की जगह पे क्या करना है, इसको करेक्शन में पूछ ले तो रादर करना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, सच दैट या फिर सच एज। सच एज, पहले सच एज का प्रयोग उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है जो एज द्वारा इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉज के इंटेंसिडेंट का काम करता है। तो सच एज का प्रयोग उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। किस नाउन को, जो इंट्रोड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज के इंटेंसिडेंट का कार्य करता है। इस इंटेंसिडेंट का मतलब होता है जो इस नाउन के पहले यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसका यूज करना है। कैसे करना है देखिए, सो दैट, सच दैट। ठीक है, सो दैट तथा सच दैट का प्रयोग रिजल्ट या कंक्लूजन, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, कंक्लूजन का मतलब भी परिणाम। ठीक है, सो करने के लिए किया जाता है। सो के बाद एडजेक्टिव तथा सच के बाद में नाउन का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि सो दे रखा है, सो दैट दे रखा है, तो सो के बाद में कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा। अगर सच दैट का यूज कर रहे हैं तो सच के बाद में यहां पर क्या आएगा, कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा, सॉरी नाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन आएगा। तो सच के बाद यहां पर तो नाउन आएगा, और सो है तो सो के बाद यहां पर क्या आएगा, मतलब यहां पर जो खाली जगह होगी उसमें किसी ना किसी प्रकार का एडजेक्टिव आएगा। अब प्रश्न कैसे आएगा, आपको करेक्शन पूछेगा तो सो के बाद में वो नाउन दे देगा और फिर दैट लिखा हुआ दे देगा। तो समझ जाना कि सो दैट का यूज है तो सो के बाद में एडजेक्टिव होना जरूरी है और सच के बाद में नाउन होना जरूरी है। और वो करेक्शन में पूछेगा तो सच वाले वाक्य में यहाँ पर नाउन की जगह पे आपको एडजेक्टिव करके दे देगा, तो ये अपना गलत हो जाएगा। और यहाँ पे वो एडजेक्टिव जगह पे नाउन कर सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। सो दैट में तो हमेशा भी सो के बाद में एडजेक्टिव आएगा और सच दैट में सच के बाद में हमेशा नाउन आएगा। नाउन का मतलब संज्ञा, हर वो वस्तु जिसे अपन देख सकते हैं और जिसे अपन नाम दे सकते हैं वो नाउन है, संज्ञा है। जो आंखों से दिख रहा है और जिसका कोई ना कोई नाम है वो सारी की सारी संज्ञा है। हवा है, अब हवा नहीं दिखती आप बोलोगे, लेकिन हवा का नाम तो है हवा, वायु। आप, मैं, ये पेन, ये रिमोट, ये सब क्या है, नाउन है, क्योंकि सबका कोई ना कोई नाम है। और एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, ये नाउन यानी कि संज्ञा, सॉरी सर्वनाम, संज्ञा की भी विशेषता बता सकते हैं नाउन की, या फिर सर्वनाम की विशेषता बता सकते हैं। देखिए मोहन इज, ये एग्जांपल है, मोहन इज नॉट
सच अ फूल एज वी थिंक हिम टू बी, मोहन इतना भी मूर्ख नहीं है जितना हम सोचते हैं। आई डू नॉट लाइक सच मैन एज टेल लाई, मुझे उस प्रकार के व्यक्ति पसंद नहीं है जो झूठ बोलते, टेल लाइज। तो देखिए सच यहां पर मैन और यहां पर एज। देयर वॉज सच अ हीप ऑफ गार्बेज दैट इनॉयड एवरीवन, यहां पे सच आ गया, यहां पे हीप ऑफ गार्बेज आ गया, यहां पे दैट आ गया। रोजी वर्कड सो हार्ड दैट शी वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन हर यूनिवर्सिटी। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस है जो अपना करेक्ट नहीं है। बताइए क्या ये सही है ऊपर वाला? देखिए सच दैट वाला यूज हो रहा है, सच। आपको तो ये देखना है कि सच के बाद में यहां पर देखिए ये सच है, यहां पर फूल दे रखा है। सच के बाद में यहां पे देखिए क्या दे रखा है, मैन दे रखा है। बताइए क्या है, बताइए। तो ये चारों के सारे ही बिल्कुल करेक्ट है, चारों क्या है, करेक्ट वाक्य है। सो दैट का यूज नहीं पूछा इसमें, देखिए सो दैट सच दैट, आपको ध्यान ये रखना है कि सच के बाद अपने को क्या यूज करना है, नाउन, और सो के बाद में अपने को एडजेक्टिव का यूज करना है। चले आगे, देखिए स्कार्सली और हार्डली, या तो स्कार्सली आएगा या फिर हार्डली आएगा, उसके बाद में वैन आ गया या फिर बिफोर आएगा। तो स्कार्सली वैन या फिर स्कार्सली बिफोर, तथा हार्डली वैन या फिर हार्डली बिफोर का प्रयोग होता है। स्कार्सली या हार्डली के बाद में देन या ऑब्लिक दैट या ऑब्लिक देन का प्रयोग नहीं होता है। स्कार्सली देन, हार्डली दैट या फिर देन का यूज नहीं होता है। स्कार्सली के साथ में या तो वैन आएगा या फिर बिफोर आएगा, क्या आएगा, वैन या बिफोर। और इसी में से अपने को करेक्शन ऑफ सेंटेंस पूछेगा, वो क्या करेगा, वो आपको इस प्रकार से स्कार्सली लिख दे देगा और इसके साथ में यहाँ पर वो लिख देगा दैट। तो स्कार्सली देन नहीं होता, दैट भी नहीं होता है और देन भी नहीं होता है। इसके साथ में हमेशा क्या आएगा, स्कार्सली के साथ में हमेशा आएगा साथियों, या तो वैन आएगा या फिर बिफोर आएगा। ठीक है, और दोनों ही किसको बताता है, ये टाइम को शो करता है। दोनों ही किसको बताता है, टाइम को बताता है। स्कार्सली हार्डली हैड आई रिच द स्टेशन, तो ये देखिए स्कार्सली हार्डली हैड आई रिच द स्टेशन व्हेन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, मैं वहां पहुंचा ट्रेन जाने से पहले, ठीक पहले जो मैं वहां पर पहुंचा। तो देखिए यार, हार्डली हो सकता है, स्कार्सली हो सकता है, दोनों के पहले, या तो ये दोनों साथ में नहीं होगा, या तो वैन दे देगा या बिफोर देगा। और करेक्शन में पूछेगा तो यहाँ पर क्या दे देगा, वो यहाँ पर दैट दे देगा, या हो सकता है यहाँ पर देन लिख के दे दे। तो यही अपने को यहाँ से हटाना है, और इन दोनों को हटाने का रिप्लेस करने का बोले तो या तो वैन का ऑप्शन होगा या बिफोर होगा। दोनों ऑप्शन वहां पर नहीं होंगे, या दोनों होंगे तो लिखा होगा बोथ वैन एंड बिफोर। वी हैड स्कार्सली ऑब्लिक हार्डली, तो ये देखिए स्कार्सली हार्डली, ठीक है। सेट डाउन, ठीक है, यहाँ पे ये गैप है थोड़ा, इसको दूर लिखना है। सेट डाउन एट द टेबल व्हेन द फोन रिंग, यहाँ पे इसने लिख दिया व्हेन। तो देखिए ये सही है या गलत है, तो बिल्कुल ये अपना सही है, क्योंकि इसके बाद में अपन व्हेन का भी यूज कर सकते हैं, बिफोर का भी। अगर व्हेन नहीं होता तो यहाँ पर बिफोर भी अपन यूज कर सकते, तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर इसमें देन होता, दैट होता, या ये वाला देन होता तो ये अपना सेंटेंस गलत हो। हम लोग मेज पर बैठे ही थे कि फोन की घंटी बजी। हार्डली स्कार्सली हैड द चाइल्ड सीन द मदर व्हेन इट केम टू हर रनिंग, तो बच्चा माँ को देखते ही दौड़ते हुए उसके पास गया। तो ये हार्डली स्कार्सली आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया वैन, तो ये भी बिल्कुल सही है। आपको तो ये ध्यान रखना है कि हार्डली और स्कार्सली के बाद में हमेशा वैन
और बिफोर का यूज होता है इसके बाद में कभी भी जो है देन, दैट या फिर देन का यूज नहीं होता है। देखिए यहाँ पे हेड लिखा हुआ है, उसके बाद में ये सब्जेक्ट है, यहाँ रिचड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हेड के बाद में ये सीन लिखा हुआ है। कौन सा टेंस है बताइए? अपन ने पढ़े थे टेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, वाक्य है। और इसमें क्या है? हार्डली और स्कार्सली है, उसका यूज बिगिनिंग में भी हो सकता है, हार्डली स्कार्सली आ सकता है, वाक्य के बीच में भी आ सकता है, जैसा अपन ने आइदर और, नाइदर, नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो में देखा था। देखिए नो सूनर के बाद में देन आएगा, ये वाला देन मत कर देना, ये आएगा, ठीक है। नो सूनर देन का प्रयोग ज्यो ही त्यों ही के अर्थ में होता है। नो सूनर का मतलब ज्यो ही और देन का मतलब त्यों ही के अर्थ में होता है, इसके साथ केवल देन का प्रयोग होता है। जैसे नो सूनर डिड ही सी मी देन ही फेल्ड अवे, ज्यो ही उसने मुझे देखा त्यों ही वह वहां से भाग गया। तो देखिए नो सूनर के बाद में एक तो डिड आ गया, तो डिड के बाद में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? देन। तो नो सूनर के साथ में हमेशा देन का यूज होता है, और ज्यादातर सेंस में देख लेना आप, नो सूनर के साथ में देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा? देन। तो नो सूनर हैड आई रिच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड, तो जो ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी वहां से प्रस्थान कर गई। नो सूनर डज माई मदर अराइव होम देन शी बिगिंस टू कुक, जो ही मेरी माँ घर पहुंचती है त्यों ही भोजन बनाना शुरू कर देती है। तो देखिए नो सूनर इसमें भी है, इसमें भी नो सूनर है, इसमें भी देन और यहाँ पर भी देन। कुल मिला के ये है कि नो सूनर के बाद में, नो सूनर के बाद में हमेशा किसका यूज होता है? देन का यूज होता है। आ गया समझ में? और आपको ऑप्शन में क्या देगा? आपको ऑप्शन में यहाँ पर देन की जगह पे वो इस प्रकार से देन दे सकता है, बट दे सकता है। तो ये वाले जो कंजक्शन है ये गलत है, इनको रिप्लेस करना पड़ेगा अपने को देन से। नो सूनर के साथ में हमेशा देन का ही यूज होता है। तो ये थी साथियों अपनी कंजक्शन की क्लास। कंजक्शन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन कल पढ़ेंगे नया टॉपिक, या तो पढ़ेंगे ट्रांसलेशन वाला या फिर पढ़ेंगे पंचुएशन वाला, ठीक है, जो विराम चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।